नमस्कार। पैदल कैब के प्लेटफॉर्म पर आज फिर से हम कक्षा छठी का और पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है पढ़ने की कला। अब पढ़ने की कला कला क्या होती है? मतलब किसी भी कार्य को करने में हम निपुण हों, उसे हम कहते हैं कि कला है। तो अब यहाँ बताया गया है इस पार्ट में कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ना अच्छी बात है, हम किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़ने का मतलब ये है कि हम जो भी किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ के सीखें। पढ़ने से मतलब है जो भी पढ़ा जा रहा है समझ कर हम उसे पढ़ें। यहाँ इस पाठ के माध्यम से लेखक सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे हम रटे नहीं, हम उसे रट्टू तोता की तरह रटे ना, बल्कि उससे हम समझ कर पढ़ें। इससे क्या फायदा होगा कि वो हमें हमेशा ध्यान में रहेंगी वो चीजें, और हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। अब समझ के पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आज हम इसी पाठ के माध्यम से पढ़ने की कला सीखेंगे, क्योंकि पढ़ना भी एक कला है। आप किस तरीके से पढ़ते हैं, उसका कितना फायदा हमें होगा जीवन में, तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे पढ़ने की कला। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है समझकर पढ़ना, कि हम जब पढ़ें तो हम उसको जब हम पढ़ें तो हम समझकर पढ़ें। समझकर पढ़ना, कि कोई भी चीज जो हमें पढ़नी है उसको हम समझ के पढ़ें, ताकि नियोजित ढंग से पढ़ने से आपको ज्ञान में वृद्धि हो। क्योंकि जब हम समझकर कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हम उसको सीखते हैं। साथ ही साथ ज्ञान व्यवस्थित भी होगा। जब हम समझ के पढ़ते हैं तो हमें हमारी वो चीजें व्यवस्थित होती चली जाती हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसको पढ़ें। जो रटे जाने योग्य है उन्हें रटना भी आवश्यक है। जैसे हमें तिथियां, मतलब डेट्स को रटना है, कोई सूत्र है, कोई फॉर्मूला है, कोई वर्तनी है, इनको हमें रटना भी पड़ सकता है। आप पाठ से कितना समझ पाए, इसके लिए आप एक अच्छी विधि है कि हम उसके पाठ में आप प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछते चलें बीच बीच में। यही तो है पढ़ने की कला। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि किस किस तरह से हमें पढ़ने की कला इस पाठ में सिखाने का प्रयास किया गया है। हम क्यों पढ़ें, यह एक ऐसा सवाल है कि जिसके अनेक जवाब हो सकते हैं। अब कुछ बिल्कुल सही बात है कि है ना, हमारे जीवन में पूछा जाता है आप स्कूल क्यों जाना चाहते हैं, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो ये इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं हम पढ़े लिखे कहलाएं, हमें अच्छी नौकरियां मिलें, हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा समाज में, सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों का सम्मान होता है, ज्ञानी व्यक्ति का हर जगह सम्मान करते हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग जवाब अपनी अपनी समझ से हो सकते हैं। कुछ लोग परीक्षाएं देने के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए, यह एक सवाल है जिसके अनेक जवाब हो सकते हैं। हम स्कूल की परीक्षाएं पास करने के लिए पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अच्छी श्रेणी मिल सके, मतलब हमें एक अच्छी सोसाइटी मिल सके। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है हम इसलिए भी पढ़ते हैं, मन तो नहीं करता है लेकिन पढ़ना पड़ता है, पेरेंट्स का प्रेशर है इसलिए भी पढ़ते हैं। हमारा नाम स्कूल में लिखवा दिया जाता है, हमारे माता पिता और अध्यापक हमें पढ़ाते हैं और ना पढ़ने पर हमारी भत्सरना भी करते हैं। भत्सरना का मतलब क्या होता है? भत्सरना का मतलब है कि हमारी निंदा भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। जब हम नहीं पढ़ते हैं या बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो टीचर भी क्लास में डांटता है, इसी तरह से पेरेंट्स भी डांटते हैं। तो कुछ लोगों का ये मत है कि हमें स्कूल में हमारा एडमिशन हो जाता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है और हमें पढ़ना पड़ता है। हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि ना पढ़ने पर हम फेल हो जाते हैं। एक हमें डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, माता पिता से डांट पड़ेगी, हम अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो पढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जब भी पढ़ें और जो भी पढ़ें, कोई भी पुस्तक पढ़ें, आप उसको समझ कर पढ़ें। हमारी बदनामी होती है, हम पढ़ते हैं जिससे कि हमारा नाम हो, हमें अच्छी नौकरी मिल सके, हम जीवन में सफल और सुखी रह सके, इसलिए भी हम पढ़ना चाहते हैं। उपयुक्त कारणों में से कोई एक कारण या आंशिक अथवा पूर्ण रूप में अनेक कारण हमारे पढ़ने के हो सकते हैं। अध्ययन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पढ़ना है। अध्ययन में क्या है? अध्ययन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पढ़ना है। पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, याद रखनी चाहिए, कि जो कुछ पढ़ा जाए वह समझ कर पढ़ा जाए। हम जब अध्ययन करते हैं, किसी चीज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो उसको हम समझ कर करें। ऐसे ही नहीं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं बस बिना समझे हम कुछ करे जा रहे हैं, हमें बस करना है।
नहीं, हमें जो भी करना है, जो भी पढ़ना है, जिस चीज का भी बारे में ज्ञान हमें अर्जित करना है, वो हम समझकर करें। तोते की तरह बिना समझे पढ़ना व्यर्थ माना जाता है, इसलिए पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करते चलना चाहिए। हाथ में पेंसिल लेकर पढ़ें। अब देखिए, पढ़ने के तरीके बताए गए हैं कि हम जब भी पढ़ें, हम हाथ में हमारे, जब भी हम कक्षा में पढ़ते हैं या हम अपने घर में कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमें हमारे हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए। उसका क्या इस्तेमाल है कि कोई कठिन शब्द आता है, कोई महत्वपूर्ण बात आती है, तो हम उसको अंडरलाइन कर सकें। इसलिए पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करते चलिए। हाथ में पेंसिल लेकर पढ़ो, हाथ में हमेशा पेंसिल लेकर पढ़नी चाहिए। इससे तुम्हारा ध्यान जो कार्य कर रहे हो उस पर केंद्रित रहेगा। जब हम हाथ में पेंसिल लेकर पढ़ते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है हमारी पुस्तक पर या जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उस पर पूरी तरीके से केंद्रित रहता है। केंद्रित रहने का मतलब है हम उस पर पूरी तरीके से उस पर फोकस करते हैं। यदि पुस्तक तुम्हारी है तो मुख्य वाक्य अगर हमारी अपनी पुस्तक है, अब कुछ नियम भी है। अगर हमारी पुस्तक है तो हम उस पर रेखांकित भी कर सकते हैं। रेखांकित मतलब उसके नीचे हम लाइन भी खींच सकते हैं। लेकिन अगर यदि यही पुस्तक किसी दोस्त की है या विद्यालय की पुस्तकालय की है तो हमें उसको रेखांकित नहीं करना चाहिए। ये पढ़ने के नियम बताए जा रहे हैं इसमें कि हमें किसी किताब को पढ़ने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हम जब भी कोई किताब पढ़े हम समझ कर पढ़े। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें पेंसिल लेनी चाहिए। पेंसिल लेके जो इससे क्या होता है, हम जब भी पढ़ते हैं उस पर हमारा जो फोकस है, हमारा ध्यान जो है हमारा विषय पे पूरी तरह से केंद्रित रहता है। और यदि हमारी वो अपनी पुस्तक है तो अब हम उसको रेखांकित भी कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर वो पुस्तक आपकी नहीं है, विद्यालय की है, विद्यालय की पुस्तकालय की है या आपने कहीं और किसी और पुस्तकालय से ली है, तो हमें दूसरों की पुस्तक कभी भी रेखांकित नहीं करना चाहिए। पढ़ते समय निरंतर स्वयं से प्रश्न पूछते चलो कि लेखक क्या कह रहा है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें उसमें अगर कोई सवाल निकलता है तो हमें हर लाइन में, हर पंक्ति में सवाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उस सवाल के साथ साथ उसका आंसर भी अपने मन में या अपने दिमाग में दोहराने का प्रयास करना चाहिए। इस कथन के द्वारा वह क्या बताना चाहता है आदि। कभी कभी उन प्रश्नों की कल्पना करना भी लाभप्रद होता है जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर पढ़ने से विषय की मुख्य बातों की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब भी हम पढ़ते हैं और उस पढ़े हुए अनुच्छेद में जब हम अपने आप प्रश्न बनाते हैं और उनसे उत्तर ढूंढते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें पाठ के साथ ही साथ सभी प्रश्नों का जवाब भी हम देने में हमको दे सकते हैं। हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लायक बनते हैं। सफल अध्ययन के लिए तेज गति से पढ़ सकना आवश्यक है। पढ़ते समय सबसे पहले ये देखना चाहिए कि तुम्हारी पुस्तक पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। यथेष्ट का मतलब होता है पर्याप्त, कि जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो हमारी जो किताब है उस पे जो प्रकाश है, उसकी जो रोशनी है, वो रोशनी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी आंखों को अच्छी लगे। कहने का भाव ये है कि ना तो अधिक रोशनी होनी चाहिए कि हमारी आंखें चौंधिया रही हैं, ना रोशनी कम होनी चाहिए कि हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो जितनी पर्याप्त रोशनी हमें पढ़ने की जरूरत है उतनी रोशनी हमारी पुस्तक पर होनी आवश्यक है। यह प्रकाश तुम्हारी आंखों में चमक उत्पन्न करने वाला या चौंधियाने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में रखिए कि यह तुम्हारी पुस्तक आंखों से उचित दूर हो। और साथ ही साथ जब हमने ध्यान रखा कि हमारी पुस्तक पे प्रकाश जो है पर्याप्त मात्रा में, फिर हमारी आंखों का और हमारी पुस्तक का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो प्रॉपर तरीके का होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो उचित दूरी होनी चाहिए। विज्ञान में तुमने पढ़ा होगा अथवा पढ़ोगे कि साफ साफ देखने की एक न्यूनतम दूरी होती है। हमने पढ़ा भी है, ये हमें साइंस में भी पढ़ा है कि हमारे देखने की, हमारी आंखों और हमारी किताब के बीच में एक उचित दूरी होती है, तभी हम अपनी पुस्तक के शब्दों को, अंकों को सही तरीके से देख सकते हैं। इससे ज्यादा पास रखी हुई वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार से ज्यादा दूर रखी हुई वस्तु को भी हम ठीक से नहीं देख सकते हैं। यह दूरी लगभग 16 इंच की होती है, अतः अपनी पुस्तक को आंखों से लगभग इतनी दूर अवश्य
रखना चाहिए। यहाँ देखिए पूरे पाठ में ये बताया जा रहा है कि हमें पढ़ते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज इन्होंने बताई कि जो भी हम चीज पढ़ें उसको हम समझ कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें, ठीक है। दूसरी चीज थी कि जब हम पढ़ें तो हमारे हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, पेंसिल का प्रयोग करें। तीसरी, हम रेखांकित कर सकते हैं, मुख्य बिंदु जो भी आते हैं पाठ के, मुख्य बिंदुओं को हम रेखांकित कर सकते हैं। अगर वो हमारी पुस्तक नहीं है तो हम मुख्य बिंदुओं को लिख भी सकते हैं। मुख्य बिंदु लिखें, मुख्य बिंदु लिखें। फिर हमें स्वयं प्रश्न करने चाहिए, स्वयं प्रश्न बनाएं, ठीक है। और भी इसी प्रकार से प्रश्न हैं कि स्वयं प्रश्न बनाए, पुस्तक पर पर्याप्त रोशनी हो, पुस्तक पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। और आंखों और पुस्तक के बीच में उचित दूरी का भी हम ध्यान में रखें। आंखों और पुस्तक के बीच उचित दूरी को ध्यान में रखेंगे, उचित दूरी मतलब इन बातों को हमें ध्यान में रखकर अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें यह है कि जब हम कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो समझ कर पढ़ें, पेंसिल का प्रयोग करें, रेखांकित मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें, मुख्य बिंदु को हम लिख सकते हैं, स्वयं प्रश्न बनाए, पुस्तक पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, आंखों और पुस्तक के बीच में जो दूरी है, जो गैप है, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही हमें तरीके से पढ़ना चाहिए। आजकल यह अक्सर यह कहते सुना है कि रटना व्यर्थ है, हमें कोई रट्टू तोता बनना है आदि, ये कहा जाता है, अरे रट क्यों रहे हो, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो। पर नहीं, कहीं कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, ये हमें रटना भी पड़ सकता है। जैसे वर्तनी है, नियम है, सूत्र है, तिथियां हैं, कविताएं हैं आदि, इन्हें बिना रटे काम नहीं चल सकता, इनको हमें रटना भी पड़ेगा। और ये कहना कि मैं रट नहीं सकता, ये व्यर्थ है। व्यर्थ है मतलब, व्यर्थ मतलब है कि बेकार है। ये बोलना कि मैं रट नहीं सकता, ये बेकार है। कंठस्थ करने के लिए कौन सा समय अच्छा है? अब कंठस्थ का मतलब क्या होता है? कंठस्थ का मतलब होता है याद करना, याद करना। अब हमें चीजों को याद करना तो पड़ेगा। हम इस मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, कुछ कविताएं होती हैं, कुछ डेट्स होती हैं, उनको कुछ सूत्र होते हैं, तो हमें उनको रटना पड़ता है, हमें याद करना पड़ता है। अब इसमें बताया कि याद करने के लिए कौन सा समय अच्छा है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ये व्यक्तिगत रूप पे निर्भर करता है, ये प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा समय ऐसा है, कौन सा समय इतना अच्छा लगता है कि वो जब उसको अच्छे से कंसंट्रेट करके, अच्छे से अपने ध्यान को केंद्रित करके किसी चीज को कंठस्थ कर सकता है, अर्थात याद कर सकता है। अधिकतर लोग रटने के लिए सवेरे का समय अच्छा समझते हैं, कुछ लोग रात के समय सोने के पूर्व रटना लाभप्रद मानते हैं। असल में हर व्यक्ति का याद करने का अपना अपना समय होता है। जिस समय तुम्हें सरलता और शीघ्रता से याद हो, उस समय का पूरा उपयोग करें। ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है कि कौन सा व्यक्ति किस समय अपने पाठ को याद करने में सक्षम है। वो समय सुबह का भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है, वो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो भी समय आपको अच्छा लगता है, जिस समय आप अपने आप को सक्षम समझते हैं कि आपको याद करना है, तो उस समय का पूरा उपयोग हमें करना चाहिए। कंठस्थ करने के पूर्व यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम क्या कंठस्थ कर रहे हो। अब अगर हमें कोई चीज याद करनी ही है तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम क्या चीज, हमारा विषय क्या है, हमें किस चीज को याद करना है, उसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो हमें जल्दी से याद हो जाए और वो याद रहे भी।
समझी बात सरलता से याद हो जाती है। ये अगर हम किसी चीज को समझ कर याद करेंगे तो वो हमें जल्दी से याद हो जाती है। कंठस्थ करने की सबसे साधारण विधि कंठस्थ किए जाने वाले अंश को जोर जोर से पढ़ते हुए दोहराना है। अभी तक देखिए हमने यहाँ पढ़ने की विधि सीखी। ये पढ़ने की कौन कौन सी विधि है वो अभी हमने आपके सामने यहाँ लिखी कि पढ़ने के लिए हम किन किन नियमों का पालन कर सकते हैं, किन किन तरीकों को अपना सकते हैं। अब यहाँ पे है कि याद करने की तरीके क्या है। हम किसी चीज को, किसी विषय को, किसी सूत्र को, किसी तारीख को अगर हमें याद करना है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो इसमें बहुत सारे तरीके भी हमारे सामने आएंगे कि सबसे साधारण विधि ही कंठस्थ करने की जाने की कि अंश को कि जोर जोर से बोल बोल के हम याद करें। भूलने पर उस अंश को देखना चाहिए। और इस विधि की कमजोरी यह है कि याद करते करते मन भटक जाता है। अगर ऐसा है तो नीचे विभिन्न विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम याद करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता, हम बार बार अपने विषय से हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं हो पाता है, हम भटक जाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। याद करते रहो और उसे बिना मूल को देख के लिखो। याद करने के तरीके क्या है। याद करने के तरीके पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि पढ़ने के तरीके किस किस तरीके से, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे है कि हमें याद करने के क्या तरीके हैं। तो याद करने का पहला तरीका है कि हम जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ें। जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ें। दूसरा तरीका है लिख कर याद करें। जो भी हमने याद किया है उसको हम लिख कर देख सकते हैं। लिख कर याद करें। लिख कर याद करना। नेक्स्ट है हमें उसको क्या है, हम उसको लिख कर सकते हैं। इसी प्रकार बार बार लिखने से हमारी वो विषय जो है, वो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमें याद रहता है। एक अन्य विधि है कि जो कुछ याद कर रहे हो उसे किसी कागज से ढक दो। अब एक लाइन खोलकर उसे याद करो, उसे बंद कर दोहराओ। अब दूसरी लाइन खोलकर याद करो और दोनों को बंद करके दोहराओ। इस प्रकार से तुम्हें बात जो है वो कंठस्थ होती है। दूसरी बात क्या है कि बार बार दोहराना। बार बार दोहराने से भी दोहराना बार बार दोहराने से भी हमें एक विषय को या हम किसी लाइन को याद कर सकते हैं। ये चीजें कविता में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं या मददगार होती हैं या हमारी सहायता कर सकती हैं जब हम एक लाइन को बार बार दोहरा के याद करते हैं। तुम्हें जीवन में जितना पढ़ना या सीखना है वह सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। जिस स्कूल में हम स्कूल करते हैं, हम 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, उसके बाद भी इंसान तो एक ऐसी चीज, ऐसा मनुष्य है, ऐसा प्राणी है जो हर पल आने वाली समस्याओं से सीखता है जीवन में। तो तुम्हें जीवन में जितना पढ़ना या सीखना है वह सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सच तो यह है स्कूल में हमें हमें हम विद्यार्थियों को सिखाने का यह मकसद रहता है कि जो भी आप पढ़ें, आपको पढ़ना कैसे, आपको सीखना कैसे, ये कला सिखाई जाती है विद्यालय में। सच बात तो यह है कि स्कूल में तुम्हें यह सिखाया जाता है कि विद्यार्थी जीवन के बाद जो कुछ तुम्हें पढ़ना है उसे कैसे सफल रूप में पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्कूल में क्या सिखाया जाता है। स्कूल में विद्यार्थियों को यह सिखाया जाता है कि विद्यार्थी जीवन के बाद आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे, उसको सफल रूप में कैसे सीखेंगे, कैसे समझकर सीखना है, वो कला सिखाई जाती है। सीखने की कला सिखाई जाती है, पढ़ने की कला सिखाई जाती है। इस प्रकार से तुम्हारे स्कूल की शिक्षा का यह एक प्रमुख उद्देश्य है। हमारे स्कूल की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि वह तैयार करे कि तुम स्वयं पढ़ सको। हमें खुद को, अपने आप को पढ़ना सिखाया जाता है। हमारे विद्यालय जाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम जीवन में हमें कैसे पढ़ना है वो हम सीख पाए, उसको सीखें। स्व अध्ययन करना, यही स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करना, अपने आप पढ़ना। स्कूल का मकसद क्या होता है कि आपको अपने आप पढ़ना सिखाना, स्वयं पढ़ना सीखना, स्वयं अध्ययन करना। स्वाध्याय का मतलब होता है ये
जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जबकि किसी सीख बात को तुम और गहराई से सीखना चाहोगे, किसी अनजान नई बात को जानना चाहोगे या किसी जानी बात को दोहराना चाहोगे। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, फिर नई चीज को हम दोहराते भी हैं। तो ऐसे बहुत से अवसर आते हैं। इससे तुम्हारा ज्ञान पुष्ट गंभीर और विस्तृत होगा। पुष्ट मतलब हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और गहरा होगा और फैलेगा। तुम्हारी इसी अध्ययनशीलता से तुम्हारे उच्च अधिकारी तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी उन्नति का मार्ग खुलेगा। अर्थात कहने का भाव ये है कि हमें इस पाठ में एक तो पढ़ना सिखाया जा रहा है, पढ़ने के साथ साथ हमें किसी चीज को कैसे ध्यान में रखना है, किस तरीके से कोई चीज अगर याद भी करनी हो तो उस किस किस तरीके से हम किसी चीज को याद कर सकते हैं, वो सारी विधि, वो सारे तरीके इसमें सिखाए गए हैं। उपनिषद में कहा भी गया है, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर ज्ञान लो। कहने ज्ञानी सुलेमान ने कहा भी है कि जो ज्ञानियों के साथ चलता है वह अवश्य ज्ञानी हो जाता है। कहने का भाव ये है कि हमारी संगति जो है हमेशा ज्ञानी पुरुष के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं उन्हीं वैसे लोगों के साथ हम वैसे ही बनते हैं और वैसे ही हम सीखते हैं। अगर हम ज्ञानी लोगों के साथ रहेंगे तो हमसे ज्ञान दूर नहीं रह सकता, हमें भी ज्ञान आना स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक तरीके से ही आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति को खोजो और उनका साथ करो। अपने समय का ध्यान रखो, समय पर काम करो। अब समय विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद भी समय को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और ये कहा गया है कि समय का बहुत ध्यान रखो, समय को कभी भी खराब नहीं करनी चाहिए। जीवन की सफलता की कुंजी यही है कि हम मेहनत करें, समय का ध्यान रखें और परिश्रम करते रहें। तो अपने समय का ध्यान रखो, समय पर काम करो, ठीक से काम करो। ये जान लो कि कब और किन परिस्थितियों में तुम सबसे अच्छा काम कर सकते हो। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी सिचुएशन है, वो कौन सी परिस्थिति है जब हम सही तरीके से काम कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में सही तरीके से काम कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में हम पढ़ सकते हैं, किस समय हमें अच्छे से चीजें याद होती हैं, किस समय हमारा जो ध्यान है हमारे विषय पे केंद्रित हो सकता है, और उस समय काम करो। उस समय समस्त आकर्षणों से अपने को दूर रखो। जब तक तुम इच्छित विषय को जान ना लो तब तक संतुष्ट मत हो, और जब तक हमें अपने विषय की पूरी जानकारी नहीं हो जाए तब तक हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें प्रश्न अध्ययन गोष्ठी जैसे भी हो सके उसके बारे में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब यदि हम किसी चीज को पढ़ना चाह रहे हैं, किसी चीज को समझना चाह रहे हैं, तो हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, उस पर प्रश्न करने चाहिए। और जब तक हमारे सभी सवालों का जवाब हमें नहीं मिल जाता, जब तक हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें उससे हमें पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। अपने अज्ञान को अपने से मत छिपाओ, और अगर हमें कुछ नई ज्ञान आ रहा है तो स्वयं को धोखा मत दीजिए। कभी निराश मत हो। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। कभी निराश मत हो। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। असंभव शब्द कोई होता ही नहीं है, वो केवल उन लोगों के शब्दकोश में होता है जो अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। यहाँ लेखक बिल्कुल ये कहना साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि असंभव कोई शब्द नहीं है। असंभव उसी शब्दकोश में होता है, उसी डिक्शनरी में होता है, उन्हीं व्यक्तियों की डिक्शनरी में होता है जो व्यक्ति आलसी होते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञानवान पुरुष है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये ध्यान रखो, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे धैर्य से, परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय से तुम पूरा ना कर सको। अगर मनुष्य में ये चार चीजें हैं, धैर्य मतलब पेशेंस, वो धैर्य रख सकता है, धैर्य रखने की उसमें हिम्मत है, परिश्रम करने की उसमें ताकत है, निष्ठा हो, अपने लक्ष्य के प्रति जुनून हो, लगन हो, और स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करने की क्षमता है, तो वह व्यक्ति जो है अपने परिश्रम से के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। इसके लिए तुम्हें सतत परिश्रम करना पड़ सकता है, बार बार परिश्रम करना पड़ सकता है। याद रखो कि उद्यमी मनुष्य के लिए सुमेर पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊंची नहीं होती। याद रखो कि जो उद्यमी मनुष्य के लिए सुमेर पहाड़ की चोटी भी, जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, जो परिश्रम करता है, उसके लिए पहाड़ की चोटी पे चढ़ना भी कोई मुश्किल बात नहीं है।
और उसके लिए रसातल भी अधिक नीचा नहीं है और वह समुद्र को भी अथाह नहीं समझता। और जिस प्रकार से उसे पहाड़ की चोटी पे चढ़ना उसको मुश्किल नहीं लगता, उसी प्रकार पे रसातल, रसातल का मतलब होता है कि जो पृथ्वी के नीचे की सात परतें होती हैं उसमें से जो छठी परत है, मतलब उसको वो भी नीची नहीं लगती है। और वह समुद्र को भी अथाह नहीं समझता और समुद्र को भी गहरा नहीं समझता है। कहने का भाव है जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, जिसमें काम की लगन होती है, जुनून होता है, उसके लिए पहाड़ की चोटी और समुद्र की गहराई कोई मायने नहीं रखती है। वह अपने कार्यों को सही रूप से, सुचारू रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो हमें कभी भी कुछ भी करना है, पढ़ना है, सीखना है, तो हमें समझकर करना चाहिए। यही यहाँ पे लेखक जो है हमारे वो ये बताना चाहते हैं। पहला प्रश्न है, सफल अध्ययन के लिए किस गति से पढ़ना आवश्यक है। अब ये बताया गया था कि सफल अध्ययन के लिए तेज गति से पढ़ना आवश्यक है। तेज गति से। तो सफल अध्ययन के लिए किस गति से पढ़ना आवश्यक है? सफल अध्ययन के लिए तेज गति से पढ़ना आवश्यक है। सेकंड प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर ख, उपनिषद में क्या कहा गया है। उपनिषद में क्या कहा गया है, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, उपनिषद में क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए, उपनिषद में कहा गया है, उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर ज्ञान लो। ज्ञानी सुलेमान ने भी कहा है कि जो ज्ञानियों के साथ चलता है वह अवश्य ज्ञानी हो जाता है। अतः ऐसे व्यक्तियों को खोजो और उनका साथ आपको साथ लेना चाहिए। तो उपनिषद में क्या कहा गया? उपनिषद में कहा गया है, उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर ज्ञान लो। मतलब कहने का भाव ये है कि हमें अपने ज्ञानी व्यक्तियों के साथ ही उठना बैठना चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। ज्ञानी सुलेमान जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि जो ज्ञानियों के साथ चलता है, जो ज्ञानियों की संगत में उठता बैठता है, वह अवश्य ही ज्ञानी बन जाता है। अतः ऐसे व्यक्तियों को खोजो और उनका साथ लो। तो उपनिषद में क्या कहा गया है, ये हमारा जो है प्रश्न नंबर खास जो है पूरा सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंठस्थ करने की सबसे साधारण एवं सरल विधि क्या है। कंठस्थ करने की, कंठस्थ मतलब मैंने पहले भी बताया था जब हमने ये पाठ पढ़ा था, याद करना। क्या करना? याद करना। कंठस्थ करने की सबसे साधारण एवं सरल विधि क्या है? तो देखिए यहाँ पे कंठस्थ करने की सबसे साधारण और सरल विधि क्या है। कंठस्थ करने की सबसे साधारण विधि, कंठस्थ किए जाने वाले अंश को जोर जोर से पढ़ते हुए दोहराना है। कंठस्थ करने की सबसे साधारण विधि, हमारा प्रश्न यही था कि कंठस्थ करने की सबसे साधारण और सरल विधि क्या है। तो कंठस्थ करने की सबसे साधारण विधि क्या है कि कंठस्थ किए जाने वाले अंश को, मतलब जिस चीज़ को हम याद करते हैं, जिस चीज़ को हम लर्न करते हैं, कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, उसे हमें जोर जोर से पढ़ते हुए दोहराना चाहिए। भूलने पर ही उस अंश को देखना चाहिए, और अगर हम कहीं रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो उस अंश को दोबारा से देखना चाहिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 का हमारा यह उत्तर है कि कंठस्थ करने के लिए साधारण विधि क्या है। कंठस्थ करने की सबसे साधारण विधि है कि याद की हुई चीज़ को जोर जोर से बोल के हमें उसको दोहराना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हम किन किन कारणों से पढ़ते हैं। अब पढ़ने के कारण बहुत से हो सकते हैं। हमारा जो पाठ, जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था, तो हमारे पाठ की पहली लाइन ही ये थी, हम किन किन कारणों से हम जो है वो पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, किन किन कारणों से पढ़ते हैं। हम इस देखिए बहुत सारे इसमें जवाब हो सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं इस प्रश्न का उत्तर देने में। हम स्कूल की परीक्षाएं पास करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, और किस लिए पढ़ते हैं, हमारा नाम स्कूल में हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे माता पिता और अध्यापक चाहते हैं
कि हम पढ़ें इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें बड़ी शर्मिंदगी और बदसरना का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम जो है वो वैसे वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं, हमारी बदनामी ना हो, इस हम फेल हो ना, हम फेल ना हो जाए इसलिए भी पढ़ते हैं, हमारी बदनामी ना हो इसलिए भी पढ़ते हैं, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। जीवन में सफल और सुखी हो सके, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाए और अपने जीवन को सुखमय तरीके से जी सके, इसलिए भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत से कारण हो सकते हैं आंशिक या पूर्ण रूप से हमारे पढ़ने के। तो आप इसको अपनी भाषा में भी, सरल भाषा में भी या पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि परीक्षाएं देने के लिए पढ़ सकते हैं, माता पिता के और अध्यापक चाहते हैं कि हम पढ़ें इसलिए पढ़ सकते हैं, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी बदनामी होगी इसलिए भी पढ़ सकते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए, जीवन यापन अच्छे से कर सके इसलिए भी हम पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाँ, पढ़ते समय हम आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? पढ़ते समय हम आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रश्न दिया गया है। जब हमने पढ़ा था कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है कि पढ़ते समय सबसे पहले, इसमें पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी पुस्तक यथेष्ट प्रकाश, कि प्रॉपर प्रकाश पड़ रहा हो किताब पर, अंधेरा ना हो या इतनी तेज रोशनी ना हो कि हमारी आंखें जो हैं वो आंखें चौंधिया जाएं, कि हम जैसे बहुत ज़्यादा लाइट अगर हमारी आंखों पे पड़ती है तो हम आंखें नहीं खोल पाते हैं ना, हमारी आंखें चौंधियाने लगती है। तो या तो प्रकाश ना तो बहुत कम होना चाहिए और ना ही प्रकाश जो है वो हमारी पुस्तक पे जो किताब पे जो प्रकाश पड़ रहा है ना ही बहुत अधिक होना चाहिए। दूसरी बात का ध्यान रखने क्या है कि हमारी जो किताब है उसकी उचित दूरी होनी चाहिए, एक देखने की एक न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा पास रख के हमें पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पास रखेंगे तो हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा, और ना ही ज़्यादा दूर हमें रखना चाहिए। हमें उस दूरी, किताब के और आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके उसको तरीके से बना के रखना चाहिए, तभी हमें सही तरीके से हम पढ़ सकते हैं और अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, 16 इंच। अतएव अपनी पुस्तक को आंखों से लगभग इतनी दूरी पर हम रख सकते हैं। तो हमें ये दो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए, कि हमें ना तो लाइट कम होनी चाहिए, रोशनी कम होनी चाहिए जो किताब पे पढ़ रही है, और ना ही रोशनी इतनी अधिक होनी चाहिए कि हमारी आंखें चौंधिया जाए। दूसरा है जो हमारी आंखें की जो डिस्टेंस है हमारी किताब में और हमारी पुस्तक के बीच का जो दूरी है वो जो है प्रॉपर होनी चाहिए, वो लगभग 16 इंच की होनी चाहिए, ना तो बहुत पास होनी चाहिए। अधिक पास रखने से हम उसको ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे और बहुत अधिक दूर रखने से भी हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विषय को कंठस्थ करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब किसी भी विषय को कंठस्थ करने के लिए, जो भी विषय हम, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जो भी हम पढ़ रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको समझ के याद करें। जब हम किसी चीज़ को, ये एक हॉट प्रश्न है, अपनी भाषा में विद्यार्थी इसको स्वयं अपनी भाषा में लिखेंगे कि हमें किसी चीज़ को लर्न करने के लिए स्वयं भाषा का प्रयोग करेंगे। तो किस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं हम इसमें कंठस्थ करने के लिए, कि किसी भी चीज़ को याद करने से पहले हमें उसे पूरे तरीके से समझना चाहिए, पूर्ण रूप से समझ कर ही हमें उसको करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अब ये पंक्तियां दी गई हैं जो हमारी किताब में भी थी, उनका हमें आशय स्पष्ट करना है। अब ये आशय कैसे स्पष्ट होगा? जो ज्ञानियों के साथ चलता है वह ज्ञानी अवश्य हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, जो ज्ञानियों के साथ, मतलब जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर हम उन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, कहते हैं ना कि संगति का बहुत असर होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है कि हम कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। अगर अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होगा तो हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और यदि हमारी संगति बुरी होगी, हमारे यार दोस्त अच्छे नहीं होंगे, अच्छी सीख वाले देने वाले नहीं होंगे, या बुरे काम करने वाले होंगे, तो हम भी वैसे ही बनेंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि जो ज्ञानियों के साथ चलता है वह ज्ञानी अवश्य हो जाएगा। तो इस पाठ में हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमारा प्रश्न भी था, देखिए जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ज्ञानियों, देखिए जो ये उपनिषद में भी लिखा है कि जो ज्ञानियों के साथ चलता है, अर्थात जो पढ़े लिखे लोगों के साथ चलता है,
जो पढ़े लिखे लोगों के साथ चलता है वो जो है वो ज्ञान मिलता है उसे, वो सीखता है, और जो अज्ञान लोगों के साथ रहता है वो अज्ञानी ही बनता है। ज्ञानियों के साथ चलता है वह अवश्य ज्ञानी हो जाएगा, और जो मूर्खों के साथ रहता है वो हमेशा मूर्ख प्रवृत्ति का व्यक्ति ही बनेगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब तक तुम इच्छित विषय को जान ना लो तब तक तुम संतुष्ट मत होना। जब तक तुम इच्छित विषय, इच्छित का मतलब है जो हमारा पसंद का विषय है। इच्छित का मतलब क्या है? जो हमारा जिसे हम चाहते हैं, जो हमारा प्रिय विषय है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उसको जब तक आप जान ना लो तब तक संतुष्ट मत होना। कहने का भाव ये है कि किसी के विषय में पढ़ने का तरीका यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि जिस भी विषय को आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी आपका पसंदीदा विषय है, उससे तब तक संतुष्ट नहीं होता है जब तक कि उसके बारे में आप जान ना लें। आपको, अगर आपने उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं जाना है तो आपको संतुष्ट नहीं होना है, उसको पूर्ण रूप से समझने की, सीखने की का प्रयास करना है, मेहनत करनी है, तभी आप किसी विषय में पूरी तरीके से निपुण हो सकते हैं। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। अब इसमें कहा गया है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है, कि कहने का भाव ये है इस पाठ के आधार पर कि असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है। ये कौन कहते हैं? ये केवल मूर्ख ही कहते हैं कि असंभव शब्द जो है वो मूर्खों के लिए है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनके लिए असंभव शब्द नहीं होता। असंभव, कभी निराश मत होना। देखिए इसमें था ये, कभी निराश मत होना। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। ये ध्यान रखो, कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो जिसमें धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन, स्वाध्याय का अर्थ है यहाँ पे स्वयं अध्ययन करना, से पूरा ना हो सके। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम मेहनत करें, धैर्य रखें, परिश्रम करें, पूरी निष्ठा के साथ किसी कार्य को करें और वो ना हो। तो असंभव शब्द किन लोगों के लिए? मूर्खों के लिए है, जिनको कुछ नहीं करना। लेकिन जो परिश्रमी है, धैर्यवान है, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुनून के साथ काम करते हैं, और जो स्वयं उस पर अध्ययन करते हैं, उनकी डिक्शनरी में, उनके शब्दकोश में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता है, और सफलता उनके हमेशा कदम चूमती है। और सफलता उनके हमेशा क्या चूमती है? कदम चूमती है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। जो यहाँ पे हमारा सही है उस पर हमें सही का लगाना है, और जो गलत है उसको हमें ब्लैंक छोड़ देना है। जैसे किसकी तरह बिना समझे पढ़ना व्यर्थ है। अब किसकी तरह? कोयल की तरह, तितली की तरह, तोते की तरह, मोर की तरह। अब यहाँ पे हमें था याद करने की, हमें कला सिखाई गई थी इस पाठ में कि हमें याद करके बोलना है। तो तोते की तरह रटना, तोते की तरह नहीं रटना है। तोते की प्रवृत्ति क्या होती है, उसका क्या है? आचरण है, व्यवहार है तोते का, कि जो हम बोलेंगे, हम सही बोलेंगे तो वो उसी को रिपीट करता है, हमारे शब्दों को ही दोहराता है। उसमें कोई समझ नहीं है, वो समझ के नहीं बोलता। अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो वो गलत बोलेगा, सही हम बोलेंगे तो वो सही बोलेगा, मतलब उसे हमारे शब्दों को दोहराना होता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि किसकी तरह बिना समझे पढ़ना व्यर्थ है? तोते की तरह। हमें तोते की तरह रटना नहीं है, कैसे पढ़ना है? हमें समझ के पढ़ना है। पढ़ते समय हमारी आंखों से पुस्तक की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 11 इंच, 13 इंच, 15 इंच या 16 इंच? तो हमने अभी इस पहले प्रश्न में भी पढ़ा था, कितनी होनी चाहिए? 16 इंच। असंभव शब्द किसके शब्दकोश में होता है? जो ईमानदार हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो मेहनती हैं, या मूर्खों की? अभी ये प्रश्न हमने यहाँ पे पढ़ा था कि असंभव शब्द जो होता है वो मूर्खों के शब्दकोश में होता है। नेक्स्ट है, किस तरह के मनुष्य के लिए सुमेरु पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊंची नहीं है? कैसे? आलसी व्यक्तियों के लिए, मूर्खों के लिए, कमजोर के लिए, या उद्यमी व्यक्ति के लिए? तो किसके लिए, कौन चोटी पे चढ़ सकता है? किस तरह के मनुष्य के लिए सुमेर पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची नहीं है? उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो क्या कर सकता है? परिश्रमी व्यक्ति कुछ भी, पहाड़ जैसी कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, उसका समाधान करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है,
पढ़िए, समझिए और लिखिए। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में बदल जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप फोर्थ में भी पढ़ा होगा, फिफ्थ में भी पढ़ा होगा, अपनी चौथी पांचवी कक्षा में आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़ जाते हैं, पहले, जैसे देश के पहले अगर हम वी लगा दें तो विदेश, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे वी जमा देश विदेश, प्रदेश में हम पर लगा देंगे तो प्रदेश हो जाएगा। वी और पर जो है हमारे क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। इसी प्रकार से प्रत्यय होते हैं, जैसे जिस प्रकार से शब्द के आगे उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द आगे लगते हैं। ठीक है, आगे लग के जब नया शब्द बनाते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश के पीछे लगते हैं और पीछे लग के जब ये नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे दया, दया के पीछे हमने लगाया आलू तो दयालु, दया जमा वान दयावान, तो आलू और वान क्या हो गए हमारे यहाँ पर प्रत्यय हो गए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एकल शब्द कहलाता है वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो अनेक संबंध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करे, या आप कह सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको हम क्या कहते हैं कि पूरे वाक्य के लिए केवल हमें एक शब्द लिखना है। जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो दिखाई ना देता हो अदृश्य, इसी प्रकार से जो पूजा के योग्य हो मतलब पूजनीय, जिसको पूजा जा सके, पूजनीय, जिसकी पूजा, इतना अच्छा व्यक्ति जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय आ गया। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, गगनचुंबी। जो कभी ना मरे अमर, जिसकी गिनती ना हो सके, जिसको गिनती जो अनगिनत है, जैसे आसमान में तारे अनगिनत हैं, आप गिन नहीं सकते, तो क्या हो गया वो अनगिनत। सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो वो उसको कहलाते हैं हम सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। इसी प्रकार अब नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे हमें वाक्य को क्या करना है, वाक्य जो गलत दिए हुए हैं उनको हमें यहाँ पे शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ नहीं खेलो, अब यहाँ नहीं खेलो नहीं होता, हम किसी चीज को मना कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ मत खेलो, यहाँ मत, यहाँ मत खेलो। पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर नहीं लिखना चाहिए, हमें पुस्तक पर नहीं लिखना चाहिए, पुस्तक पर नहीं लिखना, पुस्तक पर नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट है तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो या अपना काम कीजिए लिख सकते हैं। वह पागल आदमी हो गया, वह आदमी पागल हो गया। चारों बेटों का नाम बताओ, चारों बेटों के नाम बताओ, का नहीं आएगा, एक बेटा होता तो हम लिख सकते थे कि अपने बेटे का नाम बताओ, लेकिन यहाँ चारों हैं, चार बेटे हैं, तो चारों बेटों के नाम बताओ, चारों बेटों के नाम, चारों बेटों के नाम बताओ। मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को नहीं कुछ होता, मुझे मालूम नहीं है, क्या मुझे मालूम नहीं है। इसी के साथ ही हमारा यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम फिर पढ़ेंगे। हैप्पी लर्निंग, खुश रहिए, धन्यवाद।